नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए करंट क्या है। नॉर्मली सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और वहाँ पे सबको पता होता है वैसे तो करंट होता क्या है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स करंट हमारा क्या होता है, द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। तो चार्ज हमारा टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो, या तो पॉजिटिव फ्लो करे या नेगेटिव, कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा हो, दोनों ही क्या प्रोड्यूस करता है हमारा करंट। बस डायरेक्शन क्या हो जाती है करंट की अपोजिट। ठीक है, इसके बाद आता है करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है करंट हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो यहाँ पे करंट हो गया हमारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, अगर हम किसी बॉडी का चार्ज निकालें तो चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, हम तो हमारा टोटल चार्ज मिल जाता है। तो यहाँ से क्यू को हम क्या रख सकते हैं, एन इंटू में ई। तो यहाँ से आई आ गया एन इंटू में ई बाई टी। आई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻90 कूलाम। तो किसी बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई कर दें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, तो हमारा टोटल चार्ज निकल आता है। तो क्यू की जगह हम एन इंटू ई भी रख सकते हैं। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ गया करंट का। फिर पढ़ते हैं हम एसआई यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, करंट भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी एसआई यूनिट क्या है यहाँ पे, एम्पियर। करंट को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इसके बाद एग्जाम में एक और डेफिनेशन पूछ ली जाती है जो इसकी यूनिट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो 1 एम्पियर कब होगा, जब उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे और उसके क्रॉस सेक्शन में, और कितने टाइम में फ्लो करे, 1 सेकंड में। दोनों चार्ज भी 1 कूलाम हो जाएगा और टाइम भी 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं हम कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करे, 1 करंट फ्लो हो, उसे 1 एम्पियर कब कहेंगे हम, जब उस कंडक्टर के अंदर से 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा हो 1 सेकंड में। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गई ये डेफिनेशन। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे हमारा करंट जो होता है 2 तरह का होता है। हमने पढ़ा है, हमने एक बोलते हैं डीसी सप्लाई और एक बोलते हैं एसी सप्लाई। तो डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का करंट फ्लो होता रहता है टाइम के साथ में, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट होता है। और दूसरा होता है हमारा एसी करंट, उसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसमें एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होता रहता है टाइम के साथ में। एक बार एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में जाएगा और एक बार नेगेटिव में आता है। एक वेव की फॉर्म में करंट सप्लाई करते हैं हम। जो हमारे नॉर्मली घरों में आती है वो एसी सप्लाई होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज़। अगर हम आउट ऑफ कंट्री बात करें तो वहाँ पे हमारी 60 हर्ट्ज़ होती है। तो यहाँ पे करंट एक वेव की फॉर्म में आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण हमें पता नहीं चलता है। कई बार घरों में जब हम डिम बिजली आती है तो अगर हम देखेंगे तो हमें ट्यूबलाइट वगैरह में वेव्स ही दिखाई देंगी। तो वो वेव्स किसकी होती है, करंट की होती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो उन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण हमें पता नहीं चलता है। तो हम डायरेक्ट करंट क्यों सप्लाई नहीं करते हैं, मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी को बिजली ने पकड़ लिया तो एकदम से वो उसे ख़त्म कर देती है। और अल्टरनेटिंग करंट में कई बार बंदा बच भी जाता है क्योंकि एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होता रहता है। तो दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं हम अब, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस बताया, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट करंट। फर्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, तो
इसमें फ्लो होता है चार्ज का, और उस चार्ज की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तभी तो एक बार पॉजिटिव आता है एक बार नेगेटिव आता है। एक बार यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और दूसरी बार नेगेटिव, जिससे एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा रहता है और हमारी साइकिल चेंज होती रहती। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, इसलिए करंट कांस्टेंट सप्लाई होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, बट डायरेक्ट करंट में वोल्टेज लेवल भी रिमेन्स सेम रहता है। तो यहाँ पे नोटेशन दे रखा है, अल्टरनेटिंग करंट को इससे डिनोट करते हैं और डायरेक्ट करंट को हम पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से डिनोट कर सकते हैं, प्लस माइनस साइन होता है। इसके बाद होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्स है और आउट ऑफ कंट्री हमारी 60 हर्ट्स की सप्लाई होती है। डायरेक्ट करंट में तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी, डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा। डायरेक्ट करंट में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ में, मतलब सेम अमाउंट करंट की फ्लो होती रहती है। अल्टरनेटिंग में चेंज होता रहता है, तो इसलिए डायरेक्ट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसके बाद क्या है कि जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट होता है, हम इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, घर हो, सब में सप्लाई होता रहता है। बट जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो कहाँ यूज होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं हमारी, जो बैटरी होती हैं उनमें भी वहाँ पे डायरेक्ट करंट का हमारा यूज होता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, वहाँ पे जो करंट स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में होता है, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सेव होता है। इसीलिए कभी भी जब इन्वर्टर से करंट लग जाए बैटरी वगैरह से, तो वहाँ पे बचना मुश्किल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो वेव की फॉर्म में आता है, तो वो वेव ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, साइन वेव भी हो सकती है। बट डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। सेम उसकी पोलरिटी की बात करते हैं, जो पोलरिटी होती है यहाँ पे वोल्टेज की वो रिवर्स हो जाती है, बट डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है, बट डायरेक्ट करंट हमारा ज़्यादा डिस्टेंस तक ले जाने में सेफ नहीं है, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करा सकते हम डायरेक्ट करंट को। अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा पावर सप्लाई करता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट करंट में ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है हमारा। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट करंट हमारा ओनली 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट में हम इम्पीडेंस का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट करंट में सीधा हम रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। तो ये इनके डिफरेंस हो गए हैं। तो इसमें से हमने आपको 11-12 डिफरेंस बताए, उसमें से आप 7-8 भी कर लोगे, वो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ये पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ओम्स लॉ बताता है कि हमारे अगर किसी कंडक्टर के अंदर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे ओम्स लॉ बताता है हमारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लेते हैं और एक कांस्टेंट ले लेते हैं आर। इस कांस्टेंट को बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया है रेजिस्टेंस से, तो यहाँ से फॉर्मूला मिलता है हमें V इक्वल टू आर आई। अगर यहाँ से हम R निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो R इक्वल टू हो गया यहाँ पे V अपॉन आई। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है यहाँ पे करंट। तो अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे ओम्स लॉ को, तो क्या बनेगा, लीनियरली बनेगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और करंट को वाई एक्सिस पे। तो अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, हम वोल्टेज की सप्लाई ज़्यादा देंगे, तो करंट भी हमारा साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना ही हमारा करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, वो V अपॉन आर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी बताया था, हमने यहाँ एक कांस्टेंट लिया जिसको किसका नाम दिया, रेजिस्टेंस का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम पहले निकाल चुके हैं। आर क्या आया था, V अपॉन आई। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था और आई क्या था, करंट।
तो हम सीधा कह सकते हैं किसी की द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर से जब हमारा करंट फ्लो होता है तो यह उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसके फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो को रोकता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो फिर आती है इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, और फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, R=V/I। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, जो कि फॉर्मूले से आ रहा है। R= क्या है, V/I। तो V पोटेंशियल डिफरेंस था, I हमारा करंट था। तो ये दो डेफिनेशन हो सकते हैं इसकी कि या तो ये किसी भी मेटलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो उसमें से करंट फ्लो को रोकता है, या फिर कह सकते हैं कि ये रेशो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। तो दोनों ही हमारी डेफिनेशन करेक्ट है, जो भी इजी लगे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ये कहाँ से निकल के आया था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड पॉइंट में उसने पाया कि अगर हम किसी कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो उसने पता लगाया कि आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। फिर उसने एक और पॉइंट में पाया कि अगर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उस जिस मटेरियल से बना होता है उस पर डिपेंड करता है। किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी मटेरियल में और किसी में कम होगा, मतलब उसके मटेरियल के, जिस मटेरियल का हमारा कंडक्टर बना होता है उस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो उसने 3 पॉइंट फाइंड किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान और फिर तीनों को कंबाइन करके उसने लिखा था। तो यहाँ से हमें पता लगा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से हमने लिख दिया फॉर्मूले में सीधा R=L/A। R= जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है। तो एक कांस्टेंट यहाँ पे फिर से लिया हमने, जैसे बोला है रो। ये रो क्या होती है, यही हमारी रजिस्टिविटी होती है। फिर हमने इसे निकाला है तो रो क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, R×A/L। तो यहाँ से रो हमारी निकल के आ गई है R×A/L। और ये रो ही क्या है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया है। फिर हमने टर्म्स को डिफाइन किया है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ए एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का और एल क्या है उसकी लेंथ। तो हम इस रो की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, अगर हम एरिया को 1 कर दे, लेंथ को 1 कर दे, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा रेजिस्टेंस के। तो यही क्या है इन्होंने नेक्स्ट लेंथ को 1 मीटर ले लिया और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से रो हमारा किसके इक्वल आ गया है, रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया है। तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग द लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, वो उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। कब होती है, जब उस कंडक्टर की लेंथ हमारी 1 मीटर हो जाए और उसका एरिया क्या हो जाए 1 मीटर का स्क्वायर।